वेलकम बैक स्टूडेंट टू 10th लेक्चर ऑफ टिश्यू क्लास 9th बायोलॉजी। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में। ये प्लांट टिश्यू का लास्ट लेक्चर है। अभी तक प्लांट टिश्यू में जितने होते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। अभी लास्ट में बचता है प्रोटेक्टिव टिश्यू। देखिए प्रोटेक्टिव टिश्यू, जैसे मैंने इसके बारे में बहुत बार पिछले लेक्चर में आया है, जैसे बार आ रहा था कॉर्क बार्क के बारे में, उसी सब के बारे में भी पढ़ने वाले। तो वैसे तो प्रोटेक्टिव टिश्यू बहुत सारे होते हैं, उसमें उनमें से हम लोग कुछ पढ़ने वाले हैं, जिसमें दो पे मेन फोकस रहेगा। एक जिसको इपिडर्मिस, वो ही कितने बार आया है, और दूसरा हमारा फोकस रहेगा कॉर्क या बार्क जिसको आप बोलते हैं, उसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझिए प्रोटेक्टिव टिश्यू है क्या। तो नाम से ही पता चल रहा है कि वैसे टिश्यू जिसका काम क्या है, प्रोटेक्ट करना बाहर के इन्वायरमेंट से, बाहर में जो क्लाइमेट है, कंडीशन है, ठीक है, वहाँ पे पानी हो रहा है या कुछ हो रहा है, उस सब से बचा के रखना ही किसी का काम है। किसका काम है? प्रोटेक्टिव टिश्यू का। अब देखिए, चूंकि ये प्रोटेक्टिव टिश्यू है, यानी ये बचाने का काम करेगा। बचाने वाला अक्सर कहाँ रहता है? तो सबसे ऊपर में। तो जितने प्रोटेक्टिव टिश्यू रहते हैं, ये क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर, चूंकि टिश्यू है, टिश्यू बनता किससे है? तो ग्रुप ऑफ सेल से। सेल ही रहता है जिसका ग्रुप हो जाता है। तो आउटर मोस्ट लेयर है किस चीज़ का? सेल्स का, जो कवर करता है प्लांट, दैट कवर प्लांट पार्ट। अब प्लांट का बहुत सारा पार्ट है, जैसे हम लोग भी ऐसा ही एपिडर्मिस से ही मिलता जुलता एनिमल में पढ़ेंगे इपिथेलियम। तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारे स्किन के ऊपर, हमारे पैर, हाथ, सब के ऊपर, गाल के ऊपर, सब के ऊपर वो रहता है प्रोटेक्टिव टिश्यू। उसी तरह से इनके भी सभी अलग अलग पार्ट्स के ऊपर, यानी पार्ट्स में कौन कौन आ जाएगा? तो पार्ट्स में आप लिख सकते हैं फ्रूट होगा हमारा, ठीक है, फ्लावर होगा, स्टेम होगा, ठीक है, फ्रूट, फ्लावर्स, स्टेम, और बहुत सारा चीज़, ठीक है, लीव्स, ये सब कुछ, ये सब मिलके क्या बन जाता है? प्रोटेक्टिव टिश्यू। एग्जाम्पल मैं आपको जैसे बता दूं लीव्स का, ठीक है, फ्रूट फ्लावर का तो होता ही है, उसमें आप देखते हैं जल्दी पानी नहीं लगता है। मैं एग्जाम्पल दूं आपको लीव्स का। तो आप कभी केला के पत्ते पे पानी डाल के देखे हैं, या देखें जब बारिश हुआ है तो केले के पत्ते पे पानी जमा होते हुए? नहीं देखे होंगे। क्यों नहीं होता है उसमें जमा पानी? ठीक है, पानी का प्रभाव उस पर क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि उसके ऊपर में जो आउटरमोस्ट टिश्यू है, उसका आउटरमोस्ट सेल जो है उसका, वो कैसा है? तो वो ऐसा है जो वैक्सी है, मोम के जैसा है, ठीक है, यानी उस पर लेयर नहीं बैठ पाता है पानी का। तो यही काम हुआ क्या उसका? तो पानी से बचा के रहने का, ठीक। तो वही चीज़ है, वो क्या है? एक प्रोटेक्टिव टिश्यू जो है क्या? सबसे बाहर में। इसका काम क्या है? इट प्रोवाइड्स, या दे प्रोवाइड्स, ये देते हैं क्या चीज़? तो दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन देते हैं किससे? अगेंस्ट, किस से प्रोटेक्शन देते हैं? तो अगेंस्ट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, बाहर में जितने चीज़ हो रही है, ठीक है, जैसे मैंने आपको एक पानी के बारे में बताया, वैसे ही इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या कोई ऑर्गेनिज्म जिससे बीमारी हो सकता है। आप देखते होंगे जैसे एनिमल्स में, हम लोगों में बहुत सारा बीमारी है, वैसे ही प्लांट सब में ही, ठीक है, बहुत सारी सब्जियों में आप देखते होंगे बीमारी लग जाता होगा रस्ट से, वैसा ही। तो उसी तरह से प्लांट्स में भी बीमारियाँ लगती है, उससे भी बचाने का किसका काम है? प्रोटेक्टिव टिश्यूज का। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक रेन एंड रेन, ठीक है, और हाई सन भी बहुत ज़्यादा आ रहा है तो, और इट और पैथोजेंस। अभी पैथोजेंस आप जानते ही होंगे, ठीक है, 8 में भी बहुत ज़्यादा पढ़े थे। और जनरल वर्ड है पैथोजेंस। पैथोजेंस सिंपली मतलब क्या होता है? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब वैसे माइक्रोब्स, ठीक है, जिसके कारण डिजीज हो। तो एक सिंपल वर्ड में अगर लिखे सबसे शॉर्टकट में, तो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। हम देखते हैं कि छोटे छोटे जो जीव होते हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, एल्गी है, इससे के कारण बीमारियां होती है, ठीक है। और उन्हीं में आप देखिए सब नहीं बीमारी करती है, कुछ ऐसा रहता है जिससे हमको फ़ायदा भी मिलता है। जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, इससे हम लोग दही बना सकते हैं और दूध से बहुत सारा मटेरियल बना सकते हैं। तो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लोगों को घाटा नहीं है, ठीक है, सबसे बीमारी नहीं होती है, लेकिन जिससे होती है उसको पैथोजेंस बोलते हैं, ठीक है। तो उन सबसे बचाने का काम किसका है? तो इसका प्रोटेक्टिव टिश्यू का। तो इनका काम ही रहता है क्या चीज़? तो प्रोटेक्शन देना। क्या सिर्फ प्रोटेक्शन देना? तो नहीं, एंड ऑल्सो परफॉर्म्स अदर फंक्शन, दूसरे फंक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, प्रदान करते हैं। परफॉर्म अदर फंक्शन, कौन कौन? तो जैसे इनका है फंक्शंस लाइक एक्सचेंज ऑफ गैस, जैसे कि आप जानते हैं स्टोमाटा। अब स्टोमाटा जो है, स्टोमाटा सबसे आउटर पार्ट ही पे ही आता है, ठीक है। तो वो चीज़ किसके में आ गया?
तो वो चीज़ आया प्रोटेक्टिव टिश्यू के अंदर, और उससे क्या होता है, वो एक तरह से हम लोगों का जैसे नोज है उसी तरह से प्लांट का नोज है, ठीक है, वहाँ से गैस का वो एक्सचेंज करता है जैसे हम लोग नोज से करते हैं, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज भी करता है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसके टाइप्स के बारे में, ठीक है, बारी बारी से पढ़ेंगे। तो इसका जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है, तो है इसका इपिडर्मिस, ठीक है, इपिडर्मिस। जैसे मैंने बताया ये दो ग्रीक शब्द से बना हुआ है, एक है ईपी, ईपी का मतलब होता है अपॉन, मतलब किसी चीज़ के ऊपर, और ये जो है ये एक शब्द से आया है डर्मा, क्या है डर्मा, डर्मा का मतलब क्या होता है, डर्मा का मतलब होता है स्किन, मतलब अगर सिंपल में देखें तो ये है अपॉन स्किन, स्किन के ऊपर, यानी हम लोग अपने से रिलेट करें तो हम लोग का स्किन और उससे भी ऊपर, मतलब सबसे आउटर पार्ट के भी आउटर पार्ट वाला, तो उसी चीज़ को बोलते हैं क्या, इपिडर्मिस, ठीक है। तो इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे, इट इज़ आउटर मोस्ट, ठीक है, ये सबसे बाहरी, सिटी इट इज़ द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है, बाहर में है तो उसका काम क्या होगा, प्रोटेक्टिव लेयर किस चीज़ का, प्लांट ऑर्गेन, प्लांट के अलग अलग ऑर्गेन्स हैं, ठीक है, वो प्लांट का ऑर्गेन जैसे मैंने बता दिया हुआ है, प्लांट के लीव्स हो, प्लांट के फ्रूट हो, प्लांट के फ्लावर्स हो, उसके सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को इपिडर्मिस बोलते हैं। ओके, अब देखिए ऐसा है कि जो इपिडर्मिस है वो अक्सर एक सेल का ही रहता है, मतलब होता है ना कि टिश्यू जब बना हुआ है तो बहुत सारे सेल कंबाइन रहते हैं, ठीक है, तो एक तो तरीका हो सकता है कि चलिए एक ही सेल का लेयर बन के है, और हो सकता है ऐसा भी हो सकता था कि बहुत सारा सेल एक के ऊपर एक के ऊपर लेयर बना हुआ है, 2-3 सेल का, उसके बाद वैसा है। तो ऐसा है कि इपिडर्मिस जो है वो इपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड है, ठीक है, मतलब वो एक ही तरह के एक ही सेल से, ठीक है, एक ही सेल से बना हुआ रहता है। तो दूसरा चीज़ आप ये लिख सकते हैं, पहला इसका पॉइंट ये लिख सकते हैं इपिडर्मिस के बारे में, जो कि एक डिफिनीशन के रूप में भी हुआ। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं कि इपिडर्मिस या इट इज़ सिंगल सेल, सिंगल लेयर्ड सेल, लेयर्ड सेल, ये जो टिश्यू है उसमें जो सेल्स है वो सिंगल लेयर है, ठीक है, ये जनरली देखा गया है, ठीक है, कॉमनली। अब कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि मल्टी लेयर भी हो, मतलब एक के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर भी तीसरा हो, लेकिन यहाँ पे जनरली जो देखा जाता है कॉमनली वो कैसा है कि ये सिंगल लेयर्ड ही है, और हम लोग जनरली ही बात करते हैं, एक्सेप्शन की बात नहीं करते हैं। ओके, उसके बाद ये है कि जो सेल है एपिडर्मिस का वो क्लोजली पैक्ड रहता है, ठीक, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि सेल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड रहते हैं, ठीक है, यानी बहुत पास पास में रहते हैं। यानी इसका क्या कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब है कि इंट्रासेलुलर स्पेस बहुत कम होता है। आप देख सकते हैं, आपको फिगर दिख भी रहा होगा, और मैं बना भी देता हूँ कि ये जैसे एक स्टोमाटा है, तो इस स्टोमाटा से रिलेटेड इसी से सेल रहता है, ठीक है, बहुत सारे सेल, तो उनके बीच में जो स्पेस है वो स्पेस बहुत कम है, क्योंकि ये सब बहुत पास पास रहते हैं, ठीक है, एक सेल है और इसी के बगल में दूसरा सेल होगा। अब दूसरे सेल और पहले सेल के बीच में जो गैप है वो ना के बराबर होता है, देखें ना, ना के बराबर होता है। एपिडर्मल सेल और स्टोमाटा और दूसरे सेल, इसके बीच में गैप जो है वो बहुत कम होता है, यानी क्या बोल सकते हैं, क्लोजली पैक्ड है, ठीक है। ओके, यानी नो इंट्रा सेलुलर स्पेसेस और वेरी लिटिल, ठीक है, ना के बराबर इंट्रा सेलुलर स्पेसेस होते हैं। ओके, अब देखिए सेल्स जो होते हैं, इनके सेल्स जो जिस टिश्यू, ये जो टिश्यू का बात कर रहे हैं ना, उनके सेल्स तो वो सब मोटे होते हैं बाहर से, ठीक है, बाहर से अगर आप देखेंगे तो मोटे रहते हैं, ठीक है, और अंदर से देखें तो पतले रहते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है क्या, ऑफकोर्स हो सकता है कि कोई चीज़ बाहर से आपको तो मोटा दिखे और अंदर से थोड़ा पतला दिखे। ये मैं किसका बात कर रहा हूँ, ऑफकोर्स मैं सेल वॉल की बात कर रहा हूँ, जो कि सेल वॉल मोटा और पतला किसके कारण होता है, तो उस पर डिपोजिट होने वाले डिफरेंट सब्सटेंस के कारण, वो जैसे आप पढ़े होंगे क्यूटिकल लेयर, ठीक है, सबमेरी जमा हो जाता है उसके कारण, और भी अलग अलग केमिकल्स होते हैं उसके कारण। तो इसमें जो थिकनेस है, ठीक है, कि सेल वॉल का थिकनेस वो अनइवन है, मतलब वेरिएबल है। वेरिएबल कहने का क्या मतलब है, वेरिएबल थिकनेस कहने का मतलब कि जो बाहर वाला आउटर मोस्ट लेयर है यानी सेल वॉल, वो सेल वॉल बाहर से तो मोटा है लेकिन अंदर से पतला है, ठीक। तो चलिए इस चीज़ को भी हम लोग लिख लेते हैं। तो इंट्रा सेलुलर स्पेस नहीं है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि सेल्स हैव वेरिएबल थिकनेस, सेल्स हैव वेरिएबल थिकनेस, उनका जो मोटाई होता है वो अलग अलग होता है, और प्लांट में भी, प्लांट की वैरायटी में भी अलग अलग होता है। जैसे हम लोग बात करेंगे कि
मान लीजिए कोई डिजर्ट में रहने वाला प्लांट है और कोई यहाँ पे, ठीक है, कोई डिजर्ट में रहने वाला प्लांट नहीं है, दूसरे क्लाइमेट में रहने वाला प्लांट है, तो उस दोनों के बीच में भी जो सेल वॉल है उसके मोटाई में अंतर होगा। और ये मोटाई किस लिए है तो वो भी थोड़ा सा हम लोग गेस कर सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा ही, आप गेस कर सकते हैं कि इससे होता क्या है। तो बाहर वाला जैसे ये स्टोमाटा है, अब इसको मैं मोटा कर दूंगा बाहर से, तो इससे होगा क्या, इसको अगर मैं बाहर से मोटा कर देता हूँ तो इसमें से कुछ निकलना, जैसे कि आप जानते हैं कि सिर्फ हवा ही नहीं एक्सचेंज हो जाता है, इससे पानी का भी लॉस होता है, ट्रांसपायरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो पानी भी निकलता है। तो अगर ये मोटा हो रहा है, कहने का मतलब ये पानी को नहीं निकलने देगा, मतलब वैसे जगह पे जहाँ पे पानी की किल्लत है, पानी की कमी है, वहाँ पे ये अपने आप को बाहर वाले सेल को बहुत ज़्यादा मोटा कर लेगा, ठीक है, जिससे कि पानी का लॉस कम हो, ठीक है। तो उस वही चीज़, इसी के कारण सेल कहीं पे ज़्यादा मोटा, कहीं पे कम पतला रहता है। तो सेल्स आर वेरिएबल थिकनेस, यानी सेल्स आर थिकेंड, सेल्स आर जनरली थिकेंड, यानी मोटे रहते हैं कहाँ, ऑन देयर आउटर पार्ट एंड थिन वॉल्ड, पतला वॉल रहता है उसका कहाँ, ऑन द इनर साइड, अंदर की तरफ। ओके, अब इसमें ये मोटाई और जो है वो किसके कारण होता है, तो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, जैसे सबमेरिन के बारे में हम लोग पढ़े थे, सबमेरिन, उसी तरह से ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ क्यूटिकल, ठीक है, या क्यूटीन बोल सकते हैं, उसके कारण। अब ये क्यूटीन है क्या, उसका आप टेंशन नहीं लीजिए, ये केमिकल है सिंपली, जिसका काम क्या है, जिसका काम है सेल वॉल पे डिपोजिट होकर उसको, उसके मोटाई को बढ़ा देना। जैसे सेलुलोज भी एक केमिकल है जो कि कार्बोहाइड्रेट है, उसका काम क्या है, तो वो सेलुलोज बनाता है सेल वॉल को। उसी तरह से और भी है, ठीक है, क्यूटीन है, सबमेरिन है, या अलग अलग है। तो आपको अगर इसके बारे में जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर भी जाके आप चेक कर सकते हैं, थोड़ा आपको इसके बारे में और डिटेल मिल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि ये जो थिन जो है वो अक्सर देखा गया है कि जो दूसरे सीजन में, जैसे रेनी सीजन में पाने वाले हैं, ठीक है, तो उनका जो आउटर मोस्ट लेयर है, और उस आउटर मोस्ट लेयर में भी जो सेल है उसका आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो पतला होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। लेकिन यही अगर बात करें कि जेरोफाइटिक प्लांट यानी डिजर्ट वाले प्लांट में वो मोटा होता है, ठीक। तो हम लोग यही बोल सकते हैं कि जो कोटिंग होता है, कोटिंग समझते हैं ना, परत, किस चीज़ का, क्यूटीन का, क्यूटीन जो कि केमिकल है जो कि मोटा पतला करता है। तो कोटिंग ऑफ क्यूटीन इन जेरोफाइटिक, ठीक है, जेरोफाइटिक, अब ये प्लांट सुने होंगे एसएसटी में, जिसका हम डिजर्ट प्लांट भी बोलते हैं, जेरोफाइटिक प्लांट या डिजर्ट प्लांट्स एक थिक, ठीक है, या इज थिकर कंपेयर टू अदर प्लांट्स, ठीक है, कंपेयर टू नॉन डिजर्ट प्लांट या मेसोफेटिक प्लांट भी उसको बोलते हैं। कि बाहर वाले प्लांट से एक तो रहता है कि जो डिजर्ट में पाते हैं हम लोग, तो डिजर्ट में जो प्लांट रहता है उसको क्या करना है, उसको तो बहुत मुश्किल से पानी मिलती है, तो इसीलिए वो पानी बचाने का कोशिश करता है। कैसे, तो बाहर वाले लेयर को बहुत मोटा बना लेता है जिससे कि ट्रांसपिरेशन हो ना पाए। तो इसलिए डिजर्ट प्लांट में ज़्यादा मोटा होता है, यानी क्यूटीन जो है केमिकल जिसके कारण मोटाई बढ़ी है, वो उसका कोटिंग ज़्यादा होता है किसी कंपेयर में जो नॉन जेरोफाइटिक प्लांट है यानी नॉन डिजर्ट प्लांट है उसके मुकाबले, ठीक है। आई होप। अब देखिए हमारे पास प्लांट भी अलग अलग तरह के हैं। हैबिटेट के हिसाब से अगर हम देखें तो एक प्लांट जो होता है वो टेरेस्ट्रियल लैंड पे रहता है और एयर से ऑक्सीजन प्राप्त करता है, और एक रहता है जो प्लांट के अंदर एक जो रहता है वो पॉन्ड के अंदर, वाटर के अंदर रहता है, और वहाँ से वो डिजोल्व ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है। तो जो एरियल है यानी एयर से प्राप्त करने वाला है, उसमें क्या है कि उसमें एक और चीज़ जिसको हम सिलिका बोलते हैं, सिलिका भी डिपॉजिट होता है। सिलिका आप जानते ही हैं, ठीक है, वो भी एक तरह का केमिकल है। सिलिका आप सीमेंट जैसे देखते हैं ना, वही उसी टाइप का, ठीक है। तो सिलिका भी रहता है, जिससे आपका बना हुआ है कप वगैरह, वो सब भी सिलिका का ही एक कंपोनेंट है, ठीक। तो सिलिका करता क्या है, तो उसको प्रोटेक्शन देता है। जैसे वैसे प्लांट है जो देखिए, कुछ कुछ प्लांट होता है वो बहुत टाइट होता है और उसको चढ़ना भी मुश्किल होता है, जैसे ग्रेज करता है ना, ठीक है, प्लांट को बहुत सारे जैसे गोट्स है, काऊ है, बफेलोज है, तो ये सब ग्रेज करने आते हैं, उसको चढ़ने आता है। अब चढ़ेगा
ठीक है। अगर ग्रेज कर लेगा उसके लीव्स को तो किसका घाटा है? तो ऑफकोर्स प्लांट का घाटा है, क्योंकि प्लांट उसके बाद फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसका एक प्रोटेक्शन वाला लेयर खत्म हो गया। तो इसीलिए जरूरत क्या है कि उसका वो बचा रहे, इसीलिए वो क्या करता है, सिल्का का डिपोजिशन से अपने आप को प्रोटेक्ट भी करता है और मजबूत भी बनाता है। अब देखिए इसी एरियल जो प्लांट्स है इन पे पोर्स भी होता है, छोटे छोटे छेद भी होते हैं, जिसको हम लोग स्टोमाटा के नाम से जानते हैं। तो एरियल प्लांट्स में उसको थोड़ा सा लिख देता हूँ। एरियल प्लांट्स ऑल्सो हैव ए डिपोजिशन, यानी जमाव रहता है, जमा रहता है उसमें क्या चीज़, डिपोजिशन ऑफ सिलिका। सिलिका आपको ज़्यादा टेंशन नहीं रहना है, ये भी एक केमिकल है जो उनको क्या रहता है, विच प्रोवाइड्स देम, जो देता है उनको, प्रोवाइड्स देम प्रोटेक्शन एंड स्टिफनेस, ठीक है, एंड स्टिफनेस। अब ये प्रोटेक्शन किससे है आपको बता ही दिया मैंने, स्टिफनेस मतलब मजबूती, और प्रोटेक्शन कहाँ से, तो ग्रेजिंग से, कि कोई चढ़ ना ले इससे। ओके, अब इसका अगर सेल के अंदर का बात करें कि इपिडर्मल सेल के अंदर क्या होता है, तो इपिडर्मल सेल के अंदर का कंटेंट पेरेन्काइमा जो देखे थे आप, पेरेन्काइमा जो पढ़ते उसी के जैसा है, ठीक है, उसी के जैसा डेंस साइटोप्लाज्म ये सब। तो इसका इनर कंटेंट जो होता है, इनर कंटेंट इज सिमिलर टू पेरेन्काइमा, यानी इनर कंटेंट ऑफ इपिडर्मल सेल वो कैसा होता है, सिमिलर टू पेरेन्काइमा। ओके, आपको इतना नहीं रखना है, ये सब याद नहीं रखना है, कुछ याद नहीं रखना है, आपको सिंपल सिंपल बातें याद रखनी है कि आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। इसमें क्यूटीन का लेयर होता है। क्यूटीन क्या है मैंने बता ही दिया, क्यूटीन एक वैक्स सी लेयर है, ठीक है। आपको लिखना है तो मैं यहाँ थोड़ा सा लिख भी दूँ कि हमारा जो क्यूटीन है वो क्या है, वैक्सी, यानी मोम के जैसा वाटर प्रूफ। वैक्स क्या करता है, वाटर प्रूफ रखता है ना, आप मोम पे जाइएगा पानी डाल के देखिएगा, नहीं पाएगा। तो वैक्सी आप, इसीलिए मैंने शुरू में ही बोला था, आप देखे होंगे जरूर किस चीज़ को, तो केला के पत्ते को। तो केला के पत्ते पे भी आप देखेंगे तो ऊपर में पानी नहीं अटकता है, किसके कारण, तो इसी कारण क्यूटीन का लेयर रहता है। तो वाटर प्रूफ वैक्सी या वाटर प्रूफ लेयर, ठीक है। तो वैक्सी लेयर या वाटर प्रूफ लेयर ऑफ अ सब्सटेंस, ऑफ ए सब्सटेंस इज नोन एज क्यूटीन, या आप ऐसे डिफाइन करें कि वाटर प्रूफ लेयर ऑफ वैक्सी सब्सटेंस, ठीक है। वैक्सी सब्सटेंस एक रहता है मोम जैसा, उसका जो वाटर प्रूफ लेयर है, एक परत है, उसी को हम लोग क्यूटीन बोलते हैं, या इसको क्यूटिकल लेयर भी बोला जाता है। ओके, अब अगर हम बात करें थोड़ा और, तो इसमें स्टोमाटा के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए स्टोमाटा के बारे में आप सब कुछ जानते ही है, मैं सिर्फ बताऊंगा, आपको लिखने का जरूरत नहीं लगता है मुझे है, अगर है तो आप बता दीजिएगा, मैं अलग से वीडियो ले आऊँगा। अभी सिंपल समझिए कि जो स्टोमाटा है ये होता क्या है, तो स्मॉल पोर होता है जो ओपन और क्लोज होता है एक सेल से, जिसको हम लोग गार्ड सेल बोलते हैं। गार्ड सेल इसको बोलते क्यों हैं, लॉजिक आपको क्लियर होना ही चाहिए, क्योंकि ये ओपन और क्लोज करने का काम करता है, उसी तरह से जैसे डेली लाइफ में गार्ड करता है, इसीलिए इसको गार्ड सेल भी बोलते हैं, ठीक है। और ठीक उसके बाद जो सेल होते हैं, द सेल्स आर स्मॉलर एज कम्पेयर टू अदर एपिडर्मल सेल, ठीक है, यानी स्टोमाटा के जो सेल होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं किसके, दूसरे के कंपैरिजन में, और इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होता है। एपिडर्मल सेल के बारे में बात करें तो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, लेकिन इसी के अंदर, यानी कि एपिडर्मल सेल के ही बीच बीच में आप जो स्टोमाटा देख रहे हैं, स्टोमाटा के अंदर क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट भी रहता है, जो कि एपिडर्मल सेल में नहीं रहता है। गार्ड सेल रहता कैसा है उसका शेप, तो आप देखने से ही बोल सकते हैं कि किडनी जैसा है, हम लोग का किडनी का शेप आप देखें, ठीक है, आप देखे होंगे मुझे उम्मीद है, इस तरह का हम लोग का किडनी रहता है, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो इसी के तरह ये भी है, तो इसलिए इसको किडनी शेप्ड भी बोला जाता है, या बीन शेप्ड, ठीक, बीन शेप्ड भी बोला जाता है। ओके, ये सब बातें थी इसके बारे में, मुझे उम्मीद है ये सब आपको पता ही होगा। अब देखिए किसी किसी जो प्लांट होता है, और अक्सर प्लांट जो कि एरियल है, ठीक है, यानी एयर से अपने जो ऑक्सीजन है या गैसेस है उसको प्राप्त कर रहा है, उसके पास हेयर भी रहता है, ठीक है, क्या रहता है, हेयर, जिसको ट्राइकॉम्स के बारे में से जानते हैं, उसको हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे अभी। चलिए तत्काल हम लोग बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, कि इसी से रिलेटेड एक है एपिब्लेमा। ये एपिब्लेमा क्या है इसको पढ़ते हैं। देखिए एपिडर्मिस ऑफ रूट, जो रूट है, रूट में भी, रूट को भी तो प्रोटेक्शन चाहिए, अंदर में बहुत सारे कीड़े मकोड़े रहते हैं, ठीक है, तो उससे भी तो प्रोटेक्शन चाहिए, तो उसके लिए जो है वो क्या है, एपिब्लेमा। एपिब्लेमा है क्या, तो ये अनक्यूटिलाइज्ड या अनक्यूटिनाइज्ड लेयर है,
एपिडर्मिस का लेयर ऑफ एपिडर्मिस, मतलब एक ऐसा एपिडर्मिस जिस पे अभी क्यूटिकल लेयर चढ़ा नहीं है। कब क्यूटिकल लेयर या क्यूटिन का लेयर चढ़ता है? जब प्लांट मेच्योर हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि अनक्यूटिनाइज्ड लेयर ऑफ एपिडर्मिस इन यंग रूट, यानी रूट जब पतला पतला रहता है। तो जब भी एपिब्लेमा का बात करें तो रूट्स की बात हो रही है, अगर एपिडर्मिस की बात हो रही है तो सारे पार्ट एक्सेप्ट रूट, एपिब्लेमा का बात करें मतलब रूट्स, ठीक है। तो अनक्यूटिनाइज्ड लेयर मतलब नो क्यूटीन, मतलब वैक्सी प्रूफ नहीं है, वैक्स नहीं, वैक्सी सब्सटेंस पे डिपॉजिट नहीं है। तो लेयर ऑफ एपिडर्मिस इन यंग प्लांट्स। अब आप लॉजिक भी लगा सकते हैं कि क्यों क्यूटीन का लेयर रह जाएगा तो क्या होगा। देखिए अंदर वाला जो पार्ट है उससे उसको करना क्या रहता है, अभी जाइलम और फ्लोएम पढ़े हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, तो वहाँ से पानी लाना रहता है, रूट से पानी सप्लाई करना रहता है प्लांट में। ऐसा नहीं है कि वहाँ से पानी को नहीं लाना रहता है। यहाँ पे हम लोग जो केला का पत्ता था या दूसरा था तो उस कंडीशन में पानी को ब्लॉक करना था जिससे कि वो अंदर न जाए प्लांट के, लेकिन रूट से तो लाना रहता है। तो इसीलिए क्या अच्छा होगा, अच्छा ये होगा कि उस पर कोई लेयर ना हो क्यूटीन का, जिससे कि रूट जो है वो रूट आराम से जहाँ पे जितना पानी है उस पानी को अपने अंदर लेके सप्लाई कर सके। अब इसके ऊपर अगर क्यूटीन का लेयर रहेगा, वैक्स का लेयर रहेगा, ये तो पानी आने ही देगा अपने पास, तो ऊपर क्या ले जाएगा, जाइलम। इसीलिए यहाँ पे अनक्यूटिनाइज लेयर होता है उसका आउटर सरफेस भी। ओके, अब इसके साथ साथ जो एपिब्लेमा है तो वो उसके साथ साथ एक हेयर के स्ट्रक्चर, पतला पतला स्ट्रक्चर को भी जन्म देता है, जिसको हम लोग रूट हेयर बोलते हैं, जो कि सिंगल सेल में होता है। ठीक है, इसका क्या फ़ायदा है, इसका फ़ायदा है कि वाटर के साथ वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आके उसको ट्रांसपोर्ट करा सकता है। तो एपिब्लेमा गिव राइज टू रूट हेयर। ठीक है, रूट हेयर। अब ये रूट हेयर क्या है, तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि ये ग्रोथ है इसी का। और कैसा ग्रोथ, बाहर से निकला, तो आउट ग्रोथ ऑफ एपिब्लेमा, एपिब्लेमा का ही एक आउट ग्रोथ है। ओके, अब रूट हेयर का काम क्या है, तो रूट हेयर जो है वो इंक्रीज करता है किस चीज़ का, एब्जॉर्प्टिव लेयर, मतलब कितना एब्जॉर्ब करेगा पानी, उसके लेयर को इंक्रीज करने का काम एपिब्लेमा का है। तो रूट हेयर इंक्रीज करता है क्या चीज़, इंक्रीजेज द एब्जॉर्प्टिव लेयर, ठीक है, या ऑब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया, कितने सरफेस एरिया में पानी को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करके प्लांट को सप्लाई करेगा, उसको इंक्रीज करने का काम करता है कौन, रूट हेयर। तो देखिए सब कुछ लॉजिकल है, अपने आप आपको बैठ रहा होगा कि हाँ ऐसा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ओके, इस तरह से पानी भी सप्लाई हो जाता है। अब हम लोग मेन आते हैं क्या चीज़, तो इसके फंक्शन पे कि एपिडर्मिस या एपिब्लेमा जो है उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, फंक्शंस पे आते हैं। ठीक है, लोकेशन का आपको तो बताना है नहीं, लोकेशन कहाँ रहता है, कहीं भी आउटर मोस्ट पार्ट है, ऊपर से ही इसका डिफिनीशन से ही इसका आप जान सकते हैं कि कहीं भी आउटर मोस्ट पार्ट जो है उस चीज़ में रहेगा ये एपिडर्मिस, चाहे रूट हो शूट हो कहीं भी। तो पहला फंक्शन जो इसका है वो मैंने आपको बता ही दिया, प्रोटेक्शन। ठीक है, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में काम करता है और प्रिवेंट करता है किस चीज़ को, तो प्रिवेंशन फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड पैथोजेंस। प्रोटेक्शन करने का मतलब किससे, तो फ्रॉम इन्वायरमेंटल फैक्टर, अलग अलग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है उससे, और उसके साथ साथ कीड़े मकोड़े एंड पैथोजेंस से। दूसरा इसका काम, तो दूसरा काम है इसका वाटर लॉस को बचाना, क्योंकि ये क्यूटीन का लेयर है तो बाहर में ट्रांसपीरेशन होगा, और ट्रांसपीरेशन होने से क्या है कि पानी का कमी हो जाता है प्लांट्स में, इसलिए वाटर लॉस को भी बचाता है। तो प्रिवेंट वाटर लॉस। अब ये होता कैसे है, तो इसके लिए इसके पास एक वैक्सी लेयर होता है, बाय डिपोजिशन, उसी को वो जमा करके क्या करता है, वाटर के लॉस को बचाता है बाय डिपोजिशन ऑफ क्यूटीन, जो कि एक वैक्सी लेयर है। इसी का क्या करता है, ये डिपोजिट कर देता है सेल वॉल के ऊपर, जिससे कि वाटर का लॉस कम हो जाता है। ओके, थर्ड इसका फंक्शन के रूप में आप क्या देख सकते हैं, थर्ड फंक्शन के रूप में इसको आप देख सकते हैं कि ये एक्सचेंज ऑफ गैस करवाता है वाया स्टोमाटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसी से, वाया स्टोमाटा। ओके, उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि ये रूट में भी मदद करता है किस चीज़ में, एपिब्लेमा जो कि आप पढ़े, तो वो रूट में भी, वो भी क्या था, एपिडर्मिस ही था ना, भले ही रूट का था पर था तो एपिडर्मिस। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एपिब्लेमा जो कि एपिडर्मिस ही है, वो मदद करता है किस चीज़ में, तो वो मदद करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो एब्जॉर्प्शन, ठीक है, किस चीज़ का,
ऑफ वाटर एंड मिनरल, वाटर और मिनरल को सप्लाई करने में, ऊपर ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, वाटर एंड मिनरल्स बाय इपिब्लेमा, जो कि एक तरह से क्या है, एक तरह से एपिडर्मिस ही है। तो चलिए एक और है जो कि ट्राइकोम्स है। ये भी जैसे हम लोग का इपिब्लेमा था जो कि रूट के हिस्से में था, उसी तरह से ट्राइकोम्स होता है। ये भी एक क्या है, एक तरह से एपिडर्मिस ही है, आउटर मोस्ट पार्ट ही है। लेकिन आप देखे होंगे कि जो प्लांट होता है डिजर्ट प्लांट, उसमें लीफ के जगह ठीक है कांटे होते हैं। अब वो कांटे कहाँ से आ गए, तो वो कांटे यही है ट्राइकोम्स, ठीक है। अब ये ट्राइकोम्स को कैसे डिफाइन करें, तो देखिए ट्राइकोम्स आप देखेंगे अगर कांटे को, तो कांटे पे भी पानी नहीं ठहरता है, मतलब उस पर भी क्यूटिकल का लेयर या क्यूटिन का लेयर है ही। तो ये भी क्या है, ये भी क्यूटिनाइज्ड एपिडर्मिस है। अगर आप देखें हम लोग का इससे पहले वाला जो कि था एपिब्लेमा, तो वो क्यूटिनाइज नहीं था, वो अनक्यूटिनाइज था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उसका काम ही है पानी को ट्रांसपोर्ट करना। तो वो पानी से दुश्मनी नहीं रख सकता है, लेकिन इसको तो है, इसको तो पानी बचाना है। रियली में जो डिजर्ट प्लांट है उसमें लीफ कांटों में क्यों बदल जाते हैं, पानी के लॉस को बचाने के लिए। तो वही क्यूटिनाइज्ड एपिडर्मिस जो है किसने, इन ज़ेरोफाइटिक या क्या बोलेंगे डिजर्ट प्लांट, ज़ेरोफाइटिक या डिजर्ट प्लांट जो ग्रो करते हैं, विच ग्रो थ्रोन्स, जो ग्रो करते हैं क्या चीज़ का विकास करते हैं, थ्रोन्स को, मतलब कांटे को, एंड हेयर, ठीक है, किस चीज़ के लिए, टू प्रिजर्व लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, यानी पानी जो बर्बाद हो रहा है, टू प्रिजर्व द लॉस ऑफ वाटर, पानी जो बर्बाद हो रहा है उसको, उसके बचाव के लिए जो अपने आप को कांटे में बदल देते हैं या कांटे का ग्रोथ करवाते हैं, उसी को बोलते हैं ट्राइकोम्स, ठीक है। अब देखिए मैंने यही बताया था कि किसी दो के बीच में, प्लांट के बीच में, किसी दो एपिडर्मिस सेल के बीच में गैप नहीं रहता है, क्योंकि इस दोनों के बीच का जो गैप है, ये एक एपिडर्मिस सेल, दूसरा एक एपिडर्मिस सेल, अगर गैप रहता भी तो उसको फुलफिल कर दिया जाता है किसके द्वारा, एक स्टोमाटा के द्वारा। तो ये स्टोमाटा जो है वो फुलफिल करता है इस गैप को, जिसके पास गार्ड सेल होता है जो ओपनिंग क्लोजिंग कंट्रोल करता है। ये सब मैंने आपको बता ही दिया। ओके, अब इसका कुछ कुछ बातें हैं, कुछ कुछ फंक्शंस है, उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे ट्राइकोम्स का एक मेन फंक्शन है क्या चीज़, प्रिजर्विंग लॉस ऑफ वाटर, जिससे कि इसको जाना ही जाता है। तो प्रिजर्विंग लॉस ऑफ वाटर इसका मेन काम। दूसरा क्या काम है, दूसरा काम है कि प्रोटेक्शन ऑफ डैमेज टू प्लांट, ठीक है। कोई भी प्लांट को डैमेज होगा, ठीक है, कोई अगर बाहर से डैमेज भी करना चाहे, चाहे एनिमल, चाहे प्लांट, या चाहे हम आप, तो पहले उसको प्लांट के कांटों को सहना पड़ेगा, प्लांट के कांटों से मुलाकात करनी पड़ेगी, उसके बाद वहाँ पे जाएंगे। तो इसीलिए ये प्रोटेक्शन भी देता है। तीसरा हम लोग बोल सकते हैं कि इन्फेक्शन से भी, इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्शन देता है, और इंजरी, जो प्लांट को अगर किसी तरह का इंजरी होगा उससे भी बचाता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम, या प्रोटेक्शन, या बोल सकते हैं प्रोटेक्शन क्या, प्रिजर्व भी करके रखता है, बचा के ही रखता है, प्रिजर्विंग फ्रॉम इंजरी, ठीक है। और भी लिख सकते हैं जैसे पैथोजन का अलाउ नहीं करता है अंदर आने का, ठीक। तो ये सब चीज़, अब इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से क्यूटिनाइज या सुबेरिन जो होता है, सुबेरिन, ये मदद करता है किस चीज़ में, पानी को बचाने में। जैसे आप प्याज को भी देखेंगे, प्याज में भी पानी नहीं टिक पाता है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर भी क्या है, सुबेरिन, या आप बोल सकते हैं क्यूटिन का लेयर है। अब चलिए फाइनली हम लोग इसके फंक्शंस पढ़ने के बाद, फंक्शन आप समझ ही गए, ये इंटरनल बॉडी पार्ट्स को बचाता है, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स के को, ठीक है, पानी के लॉस को बचाता है, और फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर को ट्रांसपोर्ट भी कराता है एपिब्लेमा के द्वारा, और भी बहुत सारे फंक्शंस है। चलिए फाइनली अब पढ़ते हैं बार्क के बारे में, या इसको आप कॉर्क भी बोल सकते हैं, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो इसके बारे में कॉर्क में पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ते हैं कि कॉर्क है क्या। तो देखिए आप ज़रूर देखेंगे कि इसमें इस तरह का ढक्कन अपने साइंस लैब में या दूसरी जगह, ठीक है, यह लकड़ी का छोटा छोटा चीज़ देखे होंगे आप बाजार में। और सिंपल समझिए कि जो प्लांट का सबसे बाहरी लेयर है, ठीक है, उसी को बोलते हैं कॉर्क। तो ये कॉर्क है क्या, तो कॉर्क, अभी तो आप बोले थे कि एपिडर्मिस है, हाँ, एपिडर्मिस ही जब मैच्योर हो जाता है, ठीक है, जैसे आप देखे थे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैच्योर होकर क्या हो जाता है, तो डिफ्रेंशिएट कर जाता है, यानी बदल जाता है, किसमें बदल जाता है, वो परमानेंट टिश्यू में। उसी तरह से जो हमारा एपिडर्मिस है, ये मैच्योर होने पे कॉर्क का रूप ले लेता है। तो अपॉन मैच्योरिंग आप देखते होंगे कि बड़ा होने पे जो बाहर वाला लेयर है वो फट जाता है, बीच में गैप बन जाता है, तो वही चीज़ जो है वो चीज़ बना गया अब कॉर्क। इसको हम लोग बार्क भी बोलते हैं। थोड़ा हमारा डिफरेंस है कॉर्क स्लैश बार्क में, इसको भी हम लोग देखेंगे क्या डिफरेंस है। तो अपॉन मैच्योरिंग क्या हो जाता है, जैसे जैसे प्लांट मैच्योर हो जाता है, बड़ा होता है,
ठीक है। एपिडर्मिस जो है वो कुछ उसमें चेंजेज आती है, एपिडर्मिस अंडरगो सम चेंजेज, और वो चेंज होकर किस में बदल जाता है, कॉर्क या बार्क में, अंडरगो सम चेंजेज एंड इज रिप्लेस्ड बाय, और वो जो है एपिडर्मिस वो रिप्लेस कर लिया जाता है किसके द्वारा, बाय कॉर्क। अब चलिए इसके बारे में, इसको कैसे पहचानेंगे, क्या क्या खासियत है इसकी, क्या क्या फीचर्स है, इसके बारे में समझते हैं। तो पहला खासियत ये है कि ये डेड होता है, ओके, और सिमिलर टाइप ऑफ सेल से बना होता है, ठीक। तो पहला चीज़ हम लोग इसका ये फीचर लिखेंगे कि इट इज़ डेड एंड सिमिलर टाइप ऑफ सेल, डेड विथ सिमिलर टाइप ऑफ सेल, सेल जो होता है उसका सिमिलर टाइप ऑफ सेल क्यों ना रहे, क्योंकि ये बना ही क्या है, तो बना ही है रिप्लेस्ड बाय एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के सेल से बना हुआ है, और वो सब तो एक जैसा था। दूसरा चीज़ आप ये लिखेंगे कि ये सब बहुत ज़्यादा, ये भी बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है, मतलब इस दोनों के बीच में गैप नहीं होता जैसा, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर बात करें एपिडर्मिस का, तो एपिडर्मिस में भी कुछ इस तरह का था, जैसे जनरल स्ट्रक्चर रहता था और अंदर में जैसा कि एक पैरेन्काइमा होता है उस तरह से, इसके ऊपर में एक मोटा सा लेयर था। तो ये क्या था, ये था आपका एपिडर्मिस। तो जैसे इस दोनों में गैप नहीं था, तो वैसे यहाँ भी है, बस खत्म क्या हो गया कि इसके ऊपर में और ज़्यादा लेयर मोटा हो गया, और उसके साथ साथ ये अंदर का जो कंटेंट है जिसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं वो खत्म हो गया, क्योंकि ये डेड हो चुका है। तो इसके बीच में भी नो इंट्रासेलुलर स्पेसेस, अक्सर देखा गया है कि ये रेक्टेंगुलर शेप होता है, रिप्लेस बाय विथ रेक्टेंगुलर शेप, ओके। सेल वॉल जो होते हैं वो अगेन थिक होते हैं, सेल वॉल इज थिक, किसके कारण, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ केमिकल्स, थिक ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ केमिकल्स, और उस केमिकल में एक जो है यहाँ पे सुबेरिन, उसका बात करेंगे, डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन, केमिकल सुबेरिन जो थिकनेस प्रोवाइड करने का काम करता है, ओके। अब जब ये केमिकल आता है तो ये मोटा बना जाता है, जिससे क्या होता है कि वाटर और गैस अंदर जा नहीं पाता है, मतलब जब बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है तो जहाँ जहाँ कॉर्क है उससे अंदर से वो नहीं जा पाएगा। अगेन क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, पहली बात तो एकदम कम्पैक्ट हो गया, एक के ऊपर एक बंध गया है, पूरा सेल एक दूसरे को बांध लिए हुआ है, ठीक है। तो पहला चीज़ ये रीज़न है। और दूसरे साथ इसके बीच में अगर कोई लेयर था भी, ठीक है, कोई गैप था ही, उसको भी सुबेरिन अपने आप से ढक लिया हुआ है। तो इससे ढकने के कारण क्या होता है कि ये इम्पर्मिएबल, जैसे आप सेमी परमिएबल पढ़े हैं, ठीक है, ये सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, सेमी परमिएबल, मतलब कुछ कुछ चीज़ों को अलाउ करता है। जहाँ भी परमिएबल आता है मतलब एंट्री से रिलेटेड कुछ बात आ जाता है कि कुछ चीज़ का एंट्री है। यहाँ इम्परमिएबल है, इम मतलब नॉट परमिएबल, मतलब किसी चीज़ का एंट्री नहीं है। किस चीज़ का, इम्परमिएबल टू वाटर एंड गैसेस, ठीक। अब और कुछ बातें कर लेते हैं, जैसे ये प्रोटेक्टिव टिश्यू तो है ही, ठीक है, नाम से पता चल रहा है, तो प्रोटेक्टिव टिश्यू तो है ही, और ये किस में होता है, ओल्डर स्टीम और रूट में, ठीक, चूँकि ये रिप्लेस होता है। तो कॉर्क या बार्क जिसको हम बोल रहे हैं वो बनता कैसे है, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक। तो ये बनता है एपिडर्मिस से ही, या आप बोल सकते हैं एक लेटरल स्टीम होता है जिसको फेलोजन बोलते हैं, ठीक है, जिन्हें कीजिए वहाँ पे एक रहता है, उसी से बनता है। कॉर्क कैम्बियम जो है, या इसको हम कॉर्क बोल रहे हैं, वो और भी अलग अलग सेल्स को जन्म देता है धीरे धीरे, जिसको हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं। बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे, हम लोग को 9th में उतना तो करना नहीं है, बस सिंपल बातें मैं आपको बता रहा हूँ। कॉर्क सेल रेक्टेंगुलर होते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, और एक दूसरे से कम्पैक्टली अरेंज होता है, जिसके कारण इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं, ओके। अब देखिए, जैसे जैसे सेल मोटा हो जाता है तो आप जरूर चिपचिपा कोई सब्सटेंस देखे होंगे, उसको रेजिन या टिनिन बोलते हैं। जैसे जैसे सेल मोटा हो जाता है, सेल बूढ़ा हो जाता है, मतलब वो मैच्योर होते जाता है और उसका ओल्ड होते जाता है, तो ओल्ड सेल्स जो होते हैं वो फील्ड होते हैं, ओल्ड सेल्स बिकम फील्ड, डेड तो हो ही जाते हैं और फील्ड हो जाते हैं विथ रेजिन, टेनिन, वही जो आप लस्सा, हम लोग तो लस्सा ही बोलते हैं, आप लोग जो बोलते होंगे, ठीक है। चिपचिपा एक सब्सटेंस रहता है जो चिपचिप करते रहता है, हाथ में अगर लग गया तो उस चीज़ से ये हो जाता है, ओके। सेल वॉल इम्पर्मिएबल है ही सुबेरिन के डिपोजिशन के कारण। अब कॉर्क जो है वो कहीं कहीं पे छोटे छोटे पोर्स रखता है, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से बंद कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि स्टेम जो होता है वो भी सांस लेता है। प्लांट में जो सांस है वो अलग अलग जगह से लिया जाता है। लीफ की बात करें तो वहाँ पे उसके पास स्टोमाटा है। अगर स्टेम की बात करें तो स्टेम में छोटे छोटे पोर होते हैं जिसको हम लेंटिसेल्स के नाम से जानते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वैसे इम्परमिएबल है, लेकिन एट सम प्लेसेस, कुछ जगहों पे क्या रहता है, एट सम प्लेसेस देयर एग्जिस्ट सम पोर, कुछ छोटे छोटे पोर्स भी रहते हैं। देयर एग्जिस्ट सम पोर्स कॉल्ड लेंटिसेल्स, कुछ कुछ छेद होते हैं जिसको क्या कहते हैं हम लोग, लेंटिसेल्स, हाँ, विच हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैस, जिसका काम क्या रहता है, एक्सचेंज ऑफ गैस, विच हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑफ गैस। अब कॉर्क का है, जो ये कॉर्क है इसका कमर्शियल यूजेज भी, जैसे मैंने आपको लैब में बताया था किसी चीज़ को बंद करने के लिए यूज होते जाते हैं। ओके, तो ये सब बातें हुई किसके बारे में, ये सब बात हुई कॉर्क के बारे में। अब बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में कि ये क्या क्या फंक्शन। ओके, तो चलिए बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। तो पहला फंक्शन आप लिख सकते हैं इसका, ये चूँकि प्रोटेक्शन है तो प्रोटेक्शन देता है बाहर के एनवायरमेंटल चीज़ से ही, एंड लॉस ऑफ वाटर भी बचाता है। दूसरा, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, ठीक, लॉस ऑफ वाटर, क्योंकि ये पूरे को इम्परमिएबल कर दिया है। वो सिंगल लेयर था, यकीन या मल्टी लेयर है, ठीक है, ये मल्टी लेयर है, वो सिंगल लेयर था। तीसरा चीज़, प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट अगेन, या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, और उसके साथ साथ पैथोजेंस, ठीक है, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे भी बचाव देता है। और ये इंसुलेट करता है, ठीक है। इंसुलेट का क्या मतलब है कि ये कोई भी अगर चोट लगता है उस सबसे बचाता है, ठीक है। तीसरा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंजरी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंजरी, किसी तरह के चोट को पहले ये सहता है और ये डेड रहता है, इसलिए प्लांट को कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंजरी, हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा जिस दिन टेम्परेचर हो गया उस दिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं लॉस हो, इससे भी बचाता है, क्योंकि ये डेड है तो पूरी टेम्परेचर को अपने आप से ही सह लेता है, या कोई एनिमल्स है उससे। चौथा चीज़, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, आप देखें अभी लेंटिसेल्स इसमें होता है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी बदल करता है। और कॉर्क चूँकि ये मरा हुआ रहता है, मल्टी लेयर्ड होता है और एकदम कॉम्पैक्ट भी होने के बावजूद भी हल्का रहता है, ठीक है। ये सबसे इसका खासियत है कि ये हल्का होता है, इसीलिए इसका कमर्शियल यूज भी है, ठीक है। ये रिएक्ट भी नहीं करता है जल्दी, इंसुलेटिंग भी है, चूँकि लकड़ी है तो ये इंसुलेटिंग, यहाँ पे इंसुलेटिंग कहने का मतलब ये बैड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का चूँकि बैड कंडक्टर भी है, इसीलिए इसका यूज कमर्शियल यूज भी है। तो इन कमर्शियल यूजेज, तो कमर्शियल इसका यूजेज भी है, ठीक है। जैसे कि बोतल्स के स्टॉपर के रूप में, बोतल जो रहता है, आप इसके बारे में देखे होंगे, मुझे उम्मीद है साइंस लैब में अगर आप कहीं गए होंगे तो इसको देखे होंगे, या नहीं भी देखे हैं तो कुछ इस तरह का अगर बोतल है तो बोतल बंद करने के लिए इस तरह का कॉर्क के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। तो कमर्शियल यूजेज लाइक स्टॉपर ऑफ बोतल, स्टॉपर ऑफ बोटल्स, इस सब में इसका यूज होता है, ठीक। बोर्ड के रूप में, इंसुलेटिंग बोर्ड्स, ठीक। उसके बाद शॉक एब्जॉर्बर, ठीक, इस सब के रूप में यूज होते रहता है। और उसके साथ साथ हल्का हल्का स्पोर्ट्स का गुड्स भी बनता है, जैसे बैट्स वगैरह वो सब। तो ये सब चीज़ें है इसका फंक्शन, किस चीज़ का, कॉर्क के बारे में। तो यही था प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ना। मुझे उम्मीद है अब सब कुछ आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे प्लांट टिश्यू टोटल खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बात करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ पसंद आया होगा, सब कुछ समझ में भी आ गया होगा। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।